30 साल पहले अगर ये काम नहीं किया गया होता तो भारत आज कंगाल होता, बैंकरप्ट होता। शायद ये बात आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आज श्रीलंका के जो हालात हैं, कुछ ऐसे ही हालात हमारे देश का भी हो गया होता। जी हाँ, हमारा देश भारत भी विदेशी कर्ज के बोझ तले दब गया होता। यहाँ के विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुके होते और शायद भारत में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी होती। और ये बात कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि 30 साल पहले की है। शायद 30 साल पहले हमारा देश भारत भी आज श्रीलंका की तरह कंगाल हो चुका होता। अब आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि हम यहाँ शायद शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो फिर आखिर 30 साल पहले ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसने भारत को कंगाल होने के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया था, और वो क्या उपाय किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे, जिसने भारत को कंगाल होने से उस वक्त बचा लिया था, सही दिशा दी थी, जिससे आज भारत की दशा सुधर गई। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि आखिर 30 साल पहले ऐसा क्या किया गया जिससे भारत बर्बाद होने से बाल बाल बच गया। दोस्तों, शायद आपने आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा या सुना होगा, थोड़ा बहुत एक आइडिया होगा आपको। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। आखिर कैसे आप लोग बिना मोबाइल कंप्यूटर के जिंदगी जी लेते थे, कैसे आप लोग सिर्फ एक ही चैनल देखकर एंटरटेन हो जाते थे। आज से 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सुनकर जरूर लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि आज की जनरेशन को 30 साल पहले वाले भारत के बारे में अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी। एक चैनल, नो मोबाइल, कोई कंप्यूटर नहीं, फिर भी भारत चल रहा था। आज के लोग इस बात को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर आप इस नए जनरेशन के हैं तो आपको बता दें कि साल 1991 से पहले का भारत जैसा था, उसमें बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह आर्थिक उदारीकरण ही है। अब आपको इसके बारे में आगे बताने से पहले ये आंकड़े दिखाते हैं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। साल 1990-91 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.80 अरब डॉलर था, जिसके बाद साल 2001 में 42.25 अरब डॉलर हो गया, और साल 2020-21 में ये इतना बढ़ गया कि 576.86 अरब डॉलर हो गया। वहीं अगर देश में कार प्रोडक्शन के आंकड़े को देखें तो सन 91-92 में 91-92 में केवल 2 कारों की बिक्री हुई थी। ये मार्च 1995 में 1995 में बढ़कर 3.12 लाख हुई। फिर 2003-2004 में बिक्री 10 लाख के पार पहुंच गई। फिर 2020-2021 में 1,52,71,519 कारों की बिक्री हुई है। वो डिसीजन नहीं लिया गया होता 90-91 में तो आज भारत यहां नहीं होता। दोस्तों, सोचिए जरा, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1991 की बात कर रहे हैं। अब इन आंकड़ों को देखकर आप जान ही गए होंगे कि साल 1991 से पहले देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। 24 जुलाई 1991 के दिन भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एक बिल पेश किया था जिसने भारत की दिशा ही बदल डाली। जी हाँ, अब 1991 में हुई लिबरलाइजेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें उससे पहले की स्थिति को समझना होगा। दोस्तों, लिबरलाइजेशन से पहले भारत में लाइसेंस परमिट राज का चलन था। यानी मान लीजिए किसी को कोई कंपनी खड़ी करनी होती तो उसके लिए सरकार ने तय किया था कि कंपनी का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितने लोग वहां काम करेंगे, या फिर प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी, प्रोडक्ट जो बेचेगी वो कंपनी उसकी कीमत कितनी होगी, ये सरकार तय करती थी। यानी सीमेंट, कार से लेकर बाइक के प्रोडक्शन तक हर सेक्टर में सरकार का ही कंट्रोल था। इस वजह से देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ी थी। इतना ही नहीं, उस वक्त शेयर बाजार में हर्षद मेहता घोटाला, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध जैसे बहुत से कारण थे, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी लगभग बैठ गई थी, वो भी इतनी ज्यादा जिसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपको बता दें कि साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। वो वित्त मंत्री बने उस साल। तब भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार केवल 5.80 अरब डॉलर ही था, जिससे सिर्फ 2 हफ्तों तक ही आयात किया जा सकता था। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसको ऐसे समझिए, भारत के पास सिर्फ 5 अरब से कुछ ज्यादा डॉलर बचे थे।
अब सिर्फ 2 हफ्ते तक का आयात किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे भाई क्या इंपोर्ट करेगा इंडिया, क्या जरूरत है उसको इंपोर्ट करने की, क्या प्रॉब्लम हो रही है। 2 हफ्ते का था तो ठीक है। देखिए आपको बता दें, हमारे देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी चीजें हमें बाहर के देशों से खरीदनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोई जरूरी चीज है तो वो है पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल। ये हम बाहर के देशों से खरीदते हैं। अगर हम ये नहीं खरीद पाएंगे तो देश चलना रुक जाएगा, देश की गाड़ियां रुक जाएगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ जाएगा, ट्रकों में भरा अनाज पंजाब से मध्य प्रदेश नहीं पहुंच पाएगा। भारत में से बहुत सारी चीजें होंगी जिनका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं है, देश ठप पड़ जाएगा। समझ लीजिए कि भारत को अगर एक परिवार समझे तो भारत का जो परिवार अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी को चलाने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंपोर्ट करता है, और सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे बचे किसी परिवार के पास में घर को चलाने के लिए, और कुछ और इमरजेंसी डेवलप हो गई तो सोचिए कहां से पैसा आएगा इस घर को चलाने के लिए। ये स्थिति थी उस वक्त। 2 हफ्तों के आयात के लिए मात्र हमारे पास 5.80 अरब डॉलर का ही फंड था। वहीं भारत सिर से लेकर पांव तक कर्जे में भी डूबा था। ऊपर से उसे इन कर्जों को चुकाने के लिए भी कर्ज की जरूरत थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीलंका के ऊपर आन पड़ी है। कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। इंटरेस्ट मात्र चुकाने के लिए जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलिदान करना पड़ रहा है। यानी साफ तौर पर भारत पर भी डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा था उस वक्त 1990-91। क्यों इन हालातों को सुनकर आ गई ना श्रीलंका की याद आपको? तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही हालात आज से 30 साल पहले भारत के थे। लेकिन जून 1991 में 1991 में वित्त मंत्रालय की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाली, और उस समय तक वो रिजर्व बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। आरबीआई का भी एक्सपीरियंस था। उसके बाद उन्होंने आर्थिक बदलाव के लिए कई मजबूत कदम उठाए। 1991 को मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया और देश में आर्थिक उदारीकरण शुरू कर दिया। इसके तहत भारत में लाइसेंसी राज को लगभग खत्म कर दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियों में बदलाव किए गए। भारत में विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत डिफॉल्टर होने से तो बच ही गया, साथ ही साथ एक मजबूत भारत की नींव भी पड़ी, क्योंकि पैसा बाहर की कंट्रीज ने अब जाके भारत में लगाना शुरू किया। विदेशी कंपनियों के दरवाजे खोल देने से बाहरी कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आई। अब कोई कंपनी बाहर से व्यापार के लिए इंडिया के अंदर आएगी, इंडिया के लोकल मार्केट में उतरेगी, तो उसे सस्ते प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे भाई साहब। और सस्ते प्रोडक्ट तभी बन पाएंगे जब वो कंपनी अपने मुल्क से प्रोडक्ट बना के भारत में नहीं भेजेगी, बल्कि भारत के जमीन से ही यहीं के लेबर को इस्तेमाल करके, यहीं के इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके अगर वो प्रोडक्ट बनाएगी तो उसे प्रोडक्ट का कॉस्ट कम पड़ेगा। और तभी वो कम परचेसिंग पावर वाली जनता, जिसके पास पैसा नहीं है, भारत के एवरेज हाउस होल्ड के पास उस वक्त उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, और जब सस्ते प्रोडक्ट बनेंगे तभी तो लोकल जनता उन्हें खरीद पाती। तो इसीलिए बाहर की कंपनियां आई, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, यहाँ के इंग्रेडिएंट्स को जब उन्होंने खरीदा तो यहाँ के लोगों का सामान बिका, उनके घर में भी आमदनी आई, और देश को जो टैक्स दिया इन कंपनियों ने उससे भी आमदनी आनी शुरू हुई, और कुल मिलाकर भारत डिफॉल्टर होने से बच गया। सिर्फ यही एक कारण नहीं था विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलते ना, और भी बहुत सारे कारण थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियों में बदलाव भी एक बहुत बड़ा कारण था, और इसी के साथ भारत मजबूत नींव बनाने की ओर आगे बढ़ चला। और आज यही वजह है कि आज भारत $5 ट्रिलियन की जीडीपी का सपना देख रहा है। दोस्तों, सरकार के इस कदम से भारतीय उद्योगों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कंपटीशन के द्वार खोल दिए गए, जिससे अगले 1 दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से बढ़ी। 1991 में पेश इस केंद्रीय बजट के साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था के लिए LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लेकर आई थी। इसके साथ ही उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी बड़े बदलाव किए। इंपोर्ट लाइसेंस फीस को घटाया गया, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया। एक्सपोर्ट, निर्यात, जो माल यहाँ पैदा होता था, यहाँ के किसान बेचारे जानते नहीं थे कैसे बेचेंगे उसे। यहाँ के जो व्यापारी थे उन्हें मालूम नहीं था, जो यहाँ प्रोडक्शन करते थे उन्हें मालूम नहीं था कि वो सामान कैसे बेचे, किसको बेचेंगे। यहाँ पर भारत के लोगों की परचेसिंग पावर कम थी, तो उन्हें बाहर के लोगों को बेचने का रास्ता, जुगाड़ तय किया उस जमाने की सरकार ने। और उसके बाद भारत ने एक्सपोर्ट करना सीखा, और तब उन्हें ज्यादा धन मिलना चालू हुआ, और बाहर से पैसा भारत के अंदर आया, डॉलर में पैसा आया। जब हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरी कंट्री को, अगर हमारी कंट्री के साथ बिजनेस करना है, इंटरनेशनली 2 कंट्रीज को आपस में बिजनेस करना होता है तो डॉलर में बिजनेस करती है, तो वहां से डॉलर भारत में आना चालू हुआ, और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था धीरे 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 पटरी पर आती गई। ये भी बता दें आपको, कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% किया गया। बजट में बैंकों पर आरबीआई के नियंत्रण को भी कम किया गया। बैंकों को जमा और कर्ज पर इंटरेस्ट रेट और कर्ज की राशि तय करने का अधिकार दे दिया गया। नए निजी बैंक खोलने के लिए नियम भी आसान किए गए। इससे देश में बैंकों का भी विस्तार हुआ। आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों से आम लोगों के जीवन पर भी असर पड़ा। भारत में लोगों का बिजनेस करना आसान हो गया था।
विदेशी कंपनियों के आने से भारत में रोजगार की संख्या बढ़ी। अब लोगों को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई टीवी चैनल्स देखने को मिले। भारत टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, अगर बात भारत की जीडीपी की करें तो साल 1991 के बाद भारत की जीडीपी रेट में भी बढ़ोतरी हुई। इकोनॉमी में 33 गुना का इजाफा देखने को मिला। साल 1990-91 में भारत की जीडीपी 5.86 लाख करोड़ रुपए थी, जो साल 2000 और 2001 में 21.77 लाख करोड़ रुपए हो गई। सोचिए सर। वहीं इस साल 2010-2011 में जीडीपी 77.84 लाख करोड़ रुपए हुई, 77.84 लाख करोड़ रही, जबकि साल 2020-21 में आंकड़ा 194.81 लाख करोड़ हो गया। भारत एक कंपटीशन का बाजार बन गया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने लगी, साथ ही लोगों को यहाँ अच्छी सर्विस भी मिली। अब आप एयरलाइन सर्विस को ही ले लीजिए। भले आज जेट, किंगफिशर और सहारा एयरलाइन जैसी कंपनियां बंद हो चुकी है, लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इस सेक्टर में भी काफी बदलाव हुआ। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पहले भारत में सिर्फ एयर इंडिया थी, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद इस सेक्टर में भी प्राइवेट एयरलाइंस की बाढ़ आ गई, और इसकी वजह से ही साल 1991 में जहां इंडियन एयरलाइंस से करीब 1 करोड़ 7 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी, वहीं साल 2017 तक यह आंकड़ा 14 करोड़ तक पहुंच गया। अगर साल 1991 की तुलना करें तो उस समय भारत की पर कैपिटा इनकम सालाना $360 थी। वहीं आज 3 दशक के बाद महामारी के संकट से ठीक पहले भारत की पर कैपिटा इनकम $2100 सालाना पर पहुंच गई थी। हाँ, आज अगर भारत श्रीलंका जैसे देशों की मदद कर रहा है ना, तो वो भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से ही, वरना साल 1991 से पहले तो भारत खुद दुनिया के दूसरे देशों से मांगने वालों की लाइन में खड़ा था। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है, बल्कि ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से इकट्ठा की गई है। दोस्तों, लिबरलाइजेशन पर बेस्ड हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप इस बात से सहमत है कि अगर साल 1991 में वो फैसला नहीं लिया गया होता लिबरलाइजेशन का, तो आज भारत भी डिफॉल्टर देशों की लिस्ट में होता? अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर लिखिए।